बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी CSS। और इस तरह से वन पेपर के लिए मुख्तलिफ़ हमारे कोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com पे। तो आज का हमारा सेशन है पाकिस्तान अफेयर के हवाले से अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। जिस तरीके से तारीख़ की हम पहले बात करते हैं और मुगलिया दौर हुकूमत की हमने बात की, तो रीजनल पावर्स काफ़ी थी जिन्होंने चैलेंज किया था और उनको हमने डिटेल से कवर किया था। और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखता है तो वो देखता है कि मुगलिया दौर हुकूमत में जैसे कोई चैलेंज नहीं थे, उनको डिटेल से हमने डिस्कस किया, जो निटी ग्रिटी जो मुगलिया ख़ानदान को पावर कर रहे थे और इसके अलावा उनको चैलेंज कर रहे थे, उनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। इसी तरह से जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं या ब्रिटिश रूल की या कॉलोनलाइजेशन की बात करते हैं बरसगीर में, तो उस वक्त भी माइंड में आता है कि शायद उस वक्त सोल एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने चैलेंज क्रिएट किया था मुगलिया दौर हुकूमत के लिए या मुगलिया ख़ानदान के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। और भी पावर्स थी, जैसे मैसूर की जो स्टेट थी उसने टीपू सुल्तान की फॉर्म में एक चैलेंज पेश किया था और चैलेंज बन के सामने आई थी ब्रिटिश रूल के लिए। और इसी तरह ब्रिटिश रूल जब अपने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कदम जमा रही थी बरसगीर में, तो उस वक्त इसके लिए भी और बहुत सारे चैलेंज थे। जैसा कि हम इनको ओवरऑल इसलिए कहते हैं यूरोपियन ट्रेडर्स कि यूरोप में बहुत सारे ममालिक आते हैं, उनमें फ़्रेंच ने भी ट्राई की यहाँ पे अपने कांटेक्ट बनाने की, जिसमें पुर्तगाल जो है, जिसमें वास्को डे गामा जिसने दरियाफ़्त किया था ईस्ट इंडिया बरसगीर में, और उसने 1498 में यहाँ पे पहुँचा था और उन्होंने भी अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस कायम किया। उसके बाद डच और इंग्लिश एंट्री आती है और साथ में फ़्रेंच ने भी यहाँ पे कदम जमाने की कोशिश की और ये आपस में भी इनकी जंगें हुई कदम जमाने के हवाले से और इलाकों को फ़तह करने के हवाले से। साथ में जो यहाँ की रीजनल स्टेट्स थी इनके साथ भी इनके कन्फ्लिक्ट चलते रहे। और फाइनली जब 1857 में जो ब्रिटिश रूल है वो कायम हुआ और इन्होंने दूसरे सब को यानी कि पुर्तगीज़, डच और फ्रेंच सब को ओवर रूल किया, उनको टर्न डाउन किया और उनको जो है वो मात भी दी। और इसके बहुत सारे असरात भी हैं, जो फ़ायदे भी दिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने या वेस्टर्न ट्रेडर्स ने, क्योंकि इन्होंने आलमी मंडी तक बरसगीर की जितनी प्रोडक्ट्स थी, जो स्पाइसेस थी, जो मसाला जात थे, उनकी बहुत डिमांड बढ़ गई। और मिडल मैन और इंटरमीडियरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी दौर हुकूमत में, क्योंकि जो लोकल प्रोड्यूसर थे वो फार्मर थे और जो बाहर एक्सपोर्ट करने वाले थे वो थे यूरोपियन ट्रेडर्स। तो इनके दरमियान में मिडल मैन क्रिएट हुए जो किसानों से चीज़ों ख़रीद के इनको प्रोवाइड करते थे। तो आज के ये लेसन की ब्रीफ थोड़ा इंट्रो था। अब हम चलते हैं चीज़ों को निटी ग्रिटी और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मीडिएवल era had a profound and lasting impact on the subcontinent. This period, spanning roughly from the 15th to 18th century, ये 20वीं सदी जो 15वीं से लेके 18 सदी तक इनका टाइम पीरियड चलता है, उसमें जो कशमकश, चपकलिश और इस तरह से मामला चलते रहे, मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनलिज्म। सो कॉलोनलिज्म जो पीरियड है या जो बरसगीर एक कॉलोनी बन गई यूरोप की, ये इस पीरियड की आगाज़ होता है। एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस इंडिया। Here is a comprehensive and concise detail on the arrival of European traders during this era. तो यूरोपियन ट्रेडर्स किस तरीके से आए, कौन कौन सा उनका टाइम पीरियड है। नंबर 1 क्या है, अर्ली यूरोपियन कॉन्टैक्ट, कैसे यूरोप वाले यहाँ पे आए, उन्होंने कदम कैसे यहाँ पे रखा, उसका भी जानना ज़रूरी है। द फर्स्ट, अच्छा ये आउटलाइन बड़ी कंसाइज है और इसको आपने माइंड में सारी चीज़ों को रखना। द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडियन शोर्स विद वर्दी पुर्तगीज़, यानी कि जो पहले इंडिया के साहिल पर पहुंचने वाले लोगों में से वो थे पुर्तगाल, जिसमें वास्को डे गामा पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर यानी कि एक दरियाफ्त का इसका बड़ा शौक़ था और ये इसी तरह एक एडवेंचर पे निकला और इंडिया पहुंच गया। अराइव्ड इन कालीकट, ये कालीकट के एरिया में पहुंचा जो आजकल जिसका नाम है कोझिकोडे। ऑन दी
साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498, ओपनिंग अप डायरेक्ट सी रूट्स टू इंडिया। यहाँ जब ये आया तो जिस रास्ते से आया तो फिर ये समंदर के रास्ते फिर यहाँ पे ट्रेड वगैरह बाद में शुरू हो जाती है। और ये 1498 में आता है और जिस जगह पे आता है यानी कालीकट का जो एरिया है ये साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट जो साहिल का इलाका पट्टी है वहाँ पे ये पहुँचा। पुर्तगीज़ ट्रेडर sought टू इस्टेब्लिश अ मोनोपोली ऑन द स्पाइस ट्रेड पार्टिकुलरली इन द मालाबार कोस्ट रीजन। जो अरब ट्रेडर थे वो भी मालाबार के साहिली इलाकों पर ही आते थे और ये ऐसा इलाका है कि कई सारे जो इनकी स्टेट्स हैं उनकी जो मिसाला जात की पैदावार है वो बहुत क्वालिटी की है, बड़ी एक डिलीशियस है जिसकी बड़ी दुनिया में डिमांड अब भी मौजूद है। तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने कोशिश की कि वो अपनी मोनोपोली कायम कर लें और किसी और की स्पेस ना छोड़ें। सो लोकल जितने भी थे उनको डोमिनेट इन्होंने करना शुरू कर दिया और तंग भी करना शुरू कर दिया। वो किस तरह से, पुर्तगीज़ डोमिनेट यानी कि जो पुर्तगालियों का एक उरूज का या एक जो अपराइज का टाइम है वो उसका जिक्र कर लेते हैं। द पुर्तगीज़ इस्टेब्लिश्ड सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट एंड फोर्ट्रेस अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग गोवा, दीव एंड दामान। तो ये वो इलाका जात थे जहाँ पर पुर्तगालियों ने अपने किले बना लिए और अपनी चेक पोस्ट बना ली। जो इंडियन ट्रेडर्स अपनी चीज़ें सप्लाई करते थे, लेके जाते थे कहीं आपस में ट्रेड करने के हवाले से, उन पर टैक्स लगाते थे। दे कंट्रोल्ड की ट्रेड रूट्स एंड एक्सट्रैक्टेड ऑक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस फ्राम इंडियन मर्चेंट्स लीडिंग टू रिसेंटमेंट अमंग द लोकल पॉपुलेशन। सो इससे जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो उनको बहुत इज़्तिराब हुआ, बहुत परेशानी हुई क्योंकि ये उन पर बहुत बड़ा टैक्स आयद करते थे, यानी जग्गा टैक्स आप कह सकते हैं। इसके बाद पुर्तगीज़ प्रेजेंस इन इंडिया डिक्लाइन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर यूरोपियन पावर्स एंड इमरजेंस ऑफ द डच एंड इंग्लिश एज मेजर ट्रेडिंग कंपेटिटर। तो उसके बाद 17वीं सदी में डच कंपनीज़ भी आ जाती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उनके साथ इनकी फिर मतभेड़ पड़ती है तो इनको काफ़ी शिकस्त होती है और ये इनका जवाल आना शुरू हो जाता है पुर्तगालियों का सब कॉन्टिनेंट में। सो तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो डच एंड इंग्लिश एंट्री है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि ये इंडिया में आते थे ईस्ट इंडिया वाली साइड पे तो इसीलिए इनको नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी। तो द डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको VOC और द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको EIC कहते हैं, बिगन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। तो ये भी दोनों जो हैं, एक डच कंपनी और इंडिया की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों जो 17th सेंचुरी में आई और इन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। पहले तो तिजारत की घर से आए तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता इलाका जात पर और ट्रेड के हवाले से कि जी यहाँ से हम ये चीज़ें ख़रीदेंगे और लेके जाएंगे यहाँ से हम, तो एक कंपटीशन शुरू हो गया था। इस हवाले से फिर इनका आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। द डच इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दी स्पाइस रिच एरियाज ऑफ मालाबार एंड कोरोमंडेल कोस्ट। ये जो साहिली इलाके मलाबार और कोरोमंडेल थे, यहाँ पर डच ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया और जो मिसाला जात की मेन प्रोडक्शन होती थी, यहाँ से प्रोड्यूस होती थी, तो वहीं पे इन्होंने अपना कंट्रोल संभाला। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड इनिशियली सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड मदारस एंड लेटर एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे ये काबिल ज़िक्र है कि जब दोनों पैरेलल टाइम में आती हैं इंडिया में तो दोनों का एरिया मुख्तलिफ होता है। जो डच होते हैं वो मालाबार और कोरोमंडेल एरिया में कब्ज़ा करते हैं, वहाँ पे अपना ट्रेड ऑपरेट करते हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सूरत और मदारस की जगहों पर अपना कब्ज़ा जमाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद आ जाता है जो रोल ऑफ द फ्रांसीसी जो हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पे कदम जमाने की कोशिश की। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था कंपनी देस इंडिस ओरिएंटलिस आल्सो एंटर्ड इन द इंडियन trade scenes in the 17th century, establishing factories in places like Pondicherry and Chandranagore। तो ये दो इलाके जात थे जहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपने कदम जमाने की कोशिश की और वो भी तिजारत की गत से ही आए थे। फ्रेंच प्रेजेंस इन इंडिया रिमेन्ड रिलेटिवली लिमिटेड कंपेयर टू द ब्रिटिश एंड द डच। फ्रांसीसियों का जो यहाँ पे वजूद था वो एज़ कम्पेयर टू डच और ईस्ट इंडिया कंपनी
जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों के कंपेयर किया जाए तो उनका यहाँ पे वजूद और प्रेजेंस और असर रसूख कम रहा था, बहुत लिमिटेड रहा, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे थे डच और इंग्लिश। इसके बाद आ जाता है जी, ये सारे इनका तो एक तरीक़ाकार था, जैसे जैसे इन्होंने एंट्री की ईस्ट इंडिया कंपनी में, अपनी प्रेजेंस शो की, तो इनके इम्पैक्ट भी इन्होंने इकोनॉमिकली बहुत छोड़े थे। वो क्या है, यूरोपियन ट्रेडर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स टू इंडिया इंक्लूडिंग पोटैटोज़, मेज़ एंड टोबैको, यानी कि तंबाकू, मकई और जो आलू की फसलें हैं ये यूरोपियन ट्रेडर्स ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। दे कंट्रीब्यूटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया into the global economy as Indian textiles and spices became highly sought after commodities in Europe, यानी कि जब यूरोप की मंडियों तक इनको एक्सेस हुई तो इनकी बहुत डिमांड बढ़ गई, और इस तरह से जो इंडियन ट्रेडर्स थे या जो इनकी टेक्सटाइल थी, जो यूरोप की मंडियों तक एक्सेस देने वाले जो थे वो वेस्टर्न ही थे, यानी कि यूरोपियन ही थे, जिन्होंने इसको इंटीग्रेट किया यूरोपियन मार्केट के साथ। द यूरोपियन प्रेजेंस इन इंडिया आल्सो लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इंडिजिनस मिडलमैन एंड इंटरमीडिएट्स हु फैसिलिटेटेड ट्रेड बिटवीन यूरोपियन कंपनीज़ एंड लोकल प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे वो पहले भी बात मैंने इस पे जिक्र किया कि मिडल मैन और इंटरमीडिएट्स का जो कंसेप्ट है यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि लोकल प्रोड्यूसर थे वो इंडियन थे और जो बाहर की मंडियों तक एक्सेस लेके जाने वाले थे वो यूरोपियन थे। तो जो दरमियान में मिडल मैन आए जो किसानों से चीज़ें ख़रीदते थे और आगे चीज़ें सप्लाई करते थे। सो इसका आगे चल के जब इनकी ट्रेड आपस में ज़ाहिर बात है ग्रैब करने की ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कोशिश करते हैं, तो आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन अमंग यूरोपियन पावर्स एंड फॉर कंट्रोल ऑफ इंडियन trade routes and markets often led to conflicts including the Anglo-Dutch wars and the Anglo-French wars in India। इनकी कोशिश क्या थी कि हम ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल करें, साथ में जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर अपना कब्जा जमाएं। तो इनका आपस में जब कंपटीशन हुआ तो इनके आपस में यानी कि डच और इंग्लिश कंपनीज़ का भी आपस में एक जो लड़ाई हुई, और साथ में जो इंग्लिश थे इनकी फ्रांसीसियों के साथ भी हुई। यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज आल्सो एंगेज इन बैटल विद इंडियन रूलर्स एंड ईच अदर फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। सो इलाकों पर कब्जा करने के हवाले से आपस में तो जंग थी ही, लेकिन यहाँ पे जो पहले के मुगलिया ख़ानदान के जो बादशाह चल रही थी उनके साथ भी इनकी, और बाकी जो सल्तनतें थी जहाँ जहाँ पे इनके साथ वो लिंक होती थी और जहाँ पे ये कब्ज़ा जमाना चाहते थे उनके साथ भी इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इसके अलावा अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चरल एक्सचेंज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब यूरोपियन आए तो यहाँ पर उन्होंने अपना कल्चर सकाफ़त लेके आए और सकाफ़त पर गहरे असरात छोड़े जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स ब्रॉट विद देम वेस्टर्न आइडियाज़, यानी कि मगरबी जो ख्यालात थे, टेक्नोलॉजी थी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस विच हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। जो इंडिया की मुआशरा है उस पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ये रेवोल्यूशन लेके आए, साथ में जो कल्चर था उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। इंडियन कुसाइन फॉर इंस्टेंस वाज एनरिच्ड विद न्यू इंग्रेडिएंट्स लाइक चिली एंड टोमेटो ब्रॉट बाय द यूरोपियन। तो यूरोप वाले ही चिली और टोमेटो का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे जो कुसाइन है, यहाँ पे मशरूबात हैं, खाने पीने हैं, उनमें इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है, यानी कि आप देख सकते हैं कि मिर्च का इस्तेमाल और टोमेटो का इस्तेमाल कितना बेहतरीन होता है खानों में, इसके अलावा क्या कोई मज़ा नहीं आता। तो ये इन्होंने ही, यूरोपियन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में। इसके बाद आ जाता है डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन डोमिनेंस, यानी कि इनकी यूरोपियन डोमिनेंस जो थी मुख्तलिफ थे, डच थे, पुर्तगीज़ थे और फ्रेंच थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इनमें अब फाइट शुरू हुई, तो फाइनली विन किसने किया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो दूसरे जो यूरोपियन थे उनकी डोमिनेंस जो है वो ख़त्म होना शुरू हुई, उनको जवाल हो गया। बाय द मिड 18th सेंचुरी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज द डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया लार्जली ड्यू टू इट्स मिलिट्री प्रोवेस एंड पॉलिटिकल मैनूवरिंग। तो इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी दो खासियतें थी, एक तो मिलिट्री पावर्स उनकी स्ट्रॉन्ग थी, दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल मैनूवरिंग, यानी कि सियासत में उनका जो है वो दूसरों पर असर व रसूख और गेंदबाजी ये जो है, ये चालाकियाँ जो थी उनको जो आती थी वो दूसरों को इतनी नहीं आती थी। तो इन्होंने इस तरह चीज़ें करके तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी किया और कंट्रोल संभाल लिया। द ब्रिटिश ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज लीडिंग टू द फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज इन द मिड 19th
सेंचुरी, यानी कि पहले तो इनका डोमिनेंस चल ही रहा था, लेकिन एलानिया तौर पर जो इनकी हुकूमत कायम हुई वो 1857 में आफ्टर जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वहाँ पे हुई, क्योंकि इन्होंने डोमिनेट कर लिया था सब बाकी जो यूरोपियन कंपनीज थी उनको भी और साथ में लोकल रूलर्स को भी। सो अगर हम अपने इस जो अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन सब कॉन्टिनेंट है इसको कंक्लूड करें, द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मेडिएवल ईरा रीशेप्ड इंडियाज़ इकोनॉमिक, यानी कि इन्होंने गहरे असरात छोड़े मईशत पर, सोसाइटी पर, सियासत पर, वाइल दे कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ integration into the global trade network. Their presence also marked the beginning of European colonialism, which ultimately led to the subcontinent's colonization by the British. यहाँ तो ये तो बात है कि जो कॉलोनी का बनने का एक सिस्टम था यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है। दूसरे नंबर पे इन्होंने ट्रेड के हवाले से इंटीग्रेट किया था यहाँ की लोकल मार्केट्स को वेस्टर्न मार्केट के साथ, यूरोपियन मार्केट के साथ। द लीजेसी ऑफ दिस पीरियड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडिया इन वेरियस वे। तो आज भी उनका जो तर्ज हुकूमत है, तर्ज सियासत है, आप इंडिया में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, और इनका रहन सहन, उनका कल्चर जो आज भी वेस्टर्न है वो यहाँ पे पाया जाता है। और बहुत सारे लोग वेस्टर्न स्टाइल की ज़िंदगी को, इवन कि इंग्लिश बोलने को भी ये तरजीह देते हैं, और ये समझा जाता है कि ये एक बड़ी गुड सिंबल है। यहाँ तक कि उनका जो इम्प्रेशन है आज भी हम पर डोमिनेट किए हुए है। तो ये सोचने की बातें हैं कि हम कब इससे आज़ाद होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें एक यूनि डायरेक्शन में मूव करने से रोके हुए है। सो चलते हैं अपने लेसन के क्विज़ की तरफ। अब आपने आंसर करना है, आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग की इस लेसन की बेसिस पे। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच इंडियन शोर्स ड्यूरिंग द मेडिएवल ईरा? ऑप्शन है हमारे पास क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलन, वास्को डे गामा, मार्को पोलो। सो राइट ऑप्शन इज वास्को डे गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन पावर sought to establish a monopoly on the spice trade in India? ऑप्शन है डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज। सो राइट ऑप्शन इज पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड वास्को डे गामा अराइव्ड इन इंडिया इन 1498? ऑप्शन है बम्बे, ऑप्शन बी कालीकट, सी मदारस, डी सूरत। So right option is Calicut. Next question है which European power established trading post and fortresses in Goa, Diu and Daman? Option है Dutch, English, French, Portuguese. So right option is Portuguese. Next question है what led to the decline of Portuguese presence in India during the 17th century? ऑप्शन है हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स विद अदर यूरोपियन पावर्स, ऑप्शन बी पीसफुल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडियन रूलर्स, ऑप्शन सी अ स्ट्रॉन्ग अलायंस विद द डच, ऑप्शन डी सक्सेसफुल colonization ऑफ इनलैंड टेरिटरीज। सो राइट ऑप्शन इज कन्फ्लिक्ट्स विद अदर यूरोपियन पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन कंपनी हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द स्पाइस रिच area of Malabar and Coromandel coasts? Options है Dutch East India Company VOC, option B English East India Company EIC, option C French East India Company, D Portuguese Trading Company. So right option is Dutch East India Company VOC. Next हमारा क्वेश्चन है What contributed to the integration of India into the global economy during the medieval era? Option A introduction of new crops by European traders, B Indian textiles becoming less desirable in Europe, C European traders isolation from Indian markets, option D a decline in the Indian trade networks. So right option is A introduction of new crops by European traders. Next हमारा क्वेश्चन है which European power played a relatively limited role in India compared to the British and the Dutch? Options Dutch, English, French, Portuguese. So right option is French. Next हमारा क्वेश्चन है what marked the
डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन डोमिनेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल ईरा। ऑप्शन हैं ए इंक्रीज्ड कोऑपरेशन अमंग यूरोपियन पावर्स, बी द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेवल पावर, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंपटीशन अमंग यूरोपियन कंपनीज, ऑप्शन डी ए डिक्लाइन इन द यूरोपियन ट्रेड interest. Right option is C, conflicts and competition among European companies. Next हमारा क्वेश्चन है which European power emerged as the dominant force in India by the mid 18th century. ऑप्शन है हमारे पास डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश। राइट ऑप्शन इज ब्रिटिश। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।